आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है एक मृदु पेय के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.8 गुणे 10⁻³ मोलर है। इसकी पीएच परिकलित कीजिए। तो कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें H+ की कंसंट्रेशन दे दी गई है और पीएच पूछ रहा है। सीधी सीधी बात है, हमको सीधा सीधा H दिया है H+ यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो पीएच का फार्मूला लगा देना है। तो देखिए पीएच इक्वल टू होता है -log H+ या H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए फार्मूला लगा दिया। यहाँ पर H+ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। pH इक्वल टू -log H+ की कंसंट्रेशन दी है 3.8 × 10⁻³ तो ये हो गया pH इक्वल टू ये -3 इधर आ जाएगा, तो -3 log 10 ये हो जाएगा -log 3.8। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, तो ये हो गया pH इक्वल टू 3 - 0.5798। ये log 3.8 की वैल्यू है। तो ये आ गया। log 4 की वैल्यू रखें, लगभग इतने आएगा। तो ये आ गया 2.42, अतः pH का मान 2.42 होगा। अब देखिए log एंटी log साइन कास वाले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इन सब का हम एक वीडियो बना देंगे, तो उस वीडियो के माध्यम से आप लोग इन सबको समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिरके के नमूने की pH 3.76 है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन ऊपर है उसी का उल्टा नीचे है। ऊपर H+ दिया था, pH पूछा है, यहाँ pH दे दिया है, H+ पूछ रहा है। वही फार्मूला लगा देंगे। pH इक्वल टू -log H+, pH दिया है 3.76 इक्वल टू -log H+, तो log H+ इक्वल टू ये माइनस में हो जाएगा -3.76, तो log H+ इक्वल टू -4 ये बार 0.24, तो यहाँ पर H+ इक्वल टू हो जाएगा एंटी-log 4 बार 0.26। कहने का मतलब ये देखिए पूर्णांक में है 4, तो ये 10⁻⁻4 में चला जाएगा और ये इतना बचेगा 0.26। तो इसकी वैल्यू रखना है, तो ये होगी 1.74 एंटी-log, तो H+ हो जाएगा 1.74 × 10⁻⁴ मोलर। तो pH का मान, अरे वो H+ का मान कितना होगा 1.74 × 10⁻⁴ मोलर। H+ का मान, pH का नहीं, ध्यान दीजिए हिंदी में गलत बहुत है, इसको सही कर लीजिए। H+ का मान, ना कि pH का मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है HF HCOOH तथा SCN का 298 केल्विन पर आयनन स्थिरांक क्रमशः 6.8 × 10⁻⁴, 1.8 × 10⁻⁴ तथा 4.8 × 10⁻⁹ है। इनके संगत संयुग्मी क्षारकों के आयनन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। देखिए सब में अब संयुग्मी क्षारक पूछ रहा है, कॉन्जुगेट बेस, तो इन सब में एक H+ कम कर देंगे। जैसे HF है तो एक H+ कम करेंगे, तो F- इसका कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षारक होगा। इसी प्रकार HCOOH से एक H+ कम करेंगे तो HCOOH- इसका संयुग्मी क्षारक होगा। HCN से एक H कम करेंगे तो CN- HCN का कॉन्जुगेट बेस होगा। तो कह रहा है इनके संयुग्मी क्षारकों के आयनन स्थिरांक ज्ञात करना। तो देखिए ये सब एसिड है और कॉन्जुगेट बेस इनके निकाल करके उनका आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। एसिड के आयनाइजेशन कांस्टेंट ये दिए गए,
तो देखिए हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, तो हमको फार्मूले सारे पता हैं। तो के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू, ये फार्मूला एनसीईआरटी में पढ़ा है। ए का मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ए का मतलब एसिड, बी का मतलब बेस, और डब्ल्यू का मतलब वाटर। तो चूंकि वाटर H2O को H+ और OH- में तोड़ सकते हैं, तो H+ एसिड की तरह, OH- बेस की तरह काम करता है आर्हीनियस सिद्धांत के आधार पर। तो इसीलिए फार्मूला बना। तो K बराबर दुर्बल अम्ल वियोजन स्थिरांक, Kb बराबर आयनन स्थिरांक क्षारक का, Kw बराबर जल का आयनिक गुणनफल। तो ध्यान दीजिए, ये जो K और Kb है वीक एसिड के लिए कह रहा है, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल वियोजन स्थिरांक। तो देखिए जल का जब हम पढ़ते थे वाटर का, तो H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁷, OH का 1 × 10⁻⁷, तो गुणा करेंगे तो 1 × 10⁻14 आएगा। पीछे पढ़ चुके, पढ़ा था हमने इसको। H2O को अगर तोड़ा जाए तो H+ प्लस OH- में टूटेगा। H+ का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ होता है मोलर, और OH- का भी 10 × 10⁻⁷ मोलर होता है। गुणा करेंगे क्योंकि K और Kb है, तो Kw का आयनिक गुणनफल क्या होगा, H+ × OH-, तो 1 × 10⁻⁷ और 1 × 10⁻⁷, तो कितना आएगा 1 × 10⁻14, वही यहाँ रखा गया। आप देखिए, इसलिए HF और F- का अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, KHF × KF- इक्वल टू, गुणा करेंगे अगर हम तो 1 × 10⁻14। क्यों? क्योंकि देखिए एक एसिड है, इसी में एक बेस है। HF का कॉन्जुगेट बेस क्या है, F- है, F- है। तो एक एसिड है और एक बेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए HF हमारा एसिड है, तो जैसे K और Kb का गुणनफल Kw था, तो Kw की जगह ये रख दिया, और K एसिड के लिए है तो HF एसिड है, तो HF का रख दिया। HF का कितना है 6.8 × 10⁻⁴, ये नीचे रख दिया, इंटू KF-, इसके कॉन्जुगेट बेस का KF हमको आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। तो KF- बराबर 1 × 10⁻14 अपान, ये नीचे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1.5 × 10⁻11 आ जाएगा। इसी प्रकार HCOOH और HCOO- के लिए देखिए KHCOOH × KHCOO- इक्वल टू, एक एसिड है एक बेस है, तो एसिड बेस का गुणनफल Kw है। Kw हमको पता है 1 × 10⁻14, Ka का दिया गया है 1.8 × 10⁻⁴ इंटू बेस का, इसके कॉन्जुगेट बेस का निकालना है। ये एसिड है, एक H+ कम होने पे उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है, तो ये एसिड हो गया, उसका कॉन्जुगेट ये बेस है। तो बेस का ही आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। तो KHCOOH, ये वैल्यू रख दिया, तो KHCOOH माइनस क्या हो जाएगा, KHCOO- इक्वल टू ये अपान, ये नीचे चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.6 × 10⁻11, 10 होना चाहिए, देखिए गलती से 0 लिख गया है। अब देखिए इसी प्रकार से HCN Cn- के लिए KHCN × KCN इक्वल टू 1 × 10⁻14, उसी प्रकार
KHCN हमको दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁹ इंटू KCN निकालना है 1 इंटू 10⁻⁴। ये देखिए KCN माइनस होगा, ये हटेगा तो CN माइनस आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ माइनस होना चाहिए, गलत लिखा है। ये देखिए यहाँ सही लिखा है माइनस, यहाँ भी होना चाहिए। तो KCN माइनस, देखिए यहाँ सही लिखा है। ये अपान ये हो जाएगा, आ गया सॉल्व करने पे 2.08 इंटू 10⁻⁶। तो F माइनस का कितना आया 1.5 इंटू 10⁻⁴। HCOO माइनस का कितना आया 5.6 इंटू 10⁻⁴। एंड CN माइनस का कितना आया 2.08 इंटू 10⁻⁶। ये आ गया हमारा क्या, जो एसिड दिए गए हैं उनके कॉन्जुगेट बेस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट या आयनिक स्थिरांक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है फिनाल का आयोनाइजेशन कांस्टेंट 1 इंटू 10⁻⁻10 है। 0.05 मोलर फिनाल के विलयन में फिनोलेट आयन की सांद्रता तथा 0.01 मोलर सोडियम फिनेट विलयन में उसके आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमको देखिए फिनाल का आयनाइजेशन कांस्टेंट दे दिया है और उसका कंसंट्रेशन भी दे दिया है 0.05 मोलर फिनाल के विलयन में फिनोलेट आयन की सांद्रता, फिनोलेट आयन यानी C6H5O माइनस आयन की कंसंट्रेशन दे दिया है। तो पूछ रहा है विलयन के आयनन की मात्रा क्या होगी, यानी एल्फा पूछ रहा है। तो देखिए फिनाल आयन का आयनन की स्थिरांक कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻10 और फार्मूला हमने ये इक्वेशन लिख दी। C6H5OH रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो C6H5O माइनस प्लस H प्लस बनेगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ बात आ गई है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। ये बेंजीन रिंग है, इसमें O और ये H ग्रुप जुड़ा हो तो ये फिनाल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड यहीं से क्यों टूटा, यहाँ से टूट जाता OH माइनस बन जाता, क्यों नहीं टूटा, यहाँ से क्यों टूटा? यहाँ से इसलिए टूटा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, ये जो है ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। और एक शर्त ये भी है कि जो निगेटिव आएगा इसमें रिजोनेंस में शामिल हो जाएगा, अनुनाद में शामिल होगा रिजोनेंस में। तो अनुनाद क्या करता है कि स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल बना देता है, ज्यादा स्थायी बना देता है। तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हर एक चीज स्थायित्व चाहती है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटने पे जो ये निगेटिव चार्ज है ये इसके साथ रिजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे, ये माइनस है तो ये O, फिर ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर निगेटिव। तो डबल सिंगल ये क्रम से जब चलता है तो वहां पर रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल करने की प्रयास हर एक कंपाउंड या एलिमेंट चाहता है, क्योंकि दुनिया में सब कोई स्थायित्व चाहता है। आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो इसलिए कि डॉक्टर बनेंगे, पैसा आएगा, अच्छे से जिंदगी स्थायी रूप से जिएंगे, पैसे के लिए इधर उधर मारे भागना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह स्थायित्व के लिए ये भी H+ को हटाएगा। क्यों ये बना हमने बता दिया। अब देखिए आयनन की मात्रा अल्फा इक्वल टू होगी √Ka/C। अब देखिए कैसे होगी, इसको भी समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन प्रारंभ में
सी थी, इसकी 0 0 होगी। जब साम्यावस्था इक्विलिब्रियम, तो मान लीजिए ये अल्फा टूटा, सी का अल्फा भाग टूट गया यानी सी अल्फा, ये भी सी अल्फा हो गया, तो इधर कितना बचेगा सी माइनस सी अल्फा। बहुत बार बता चुके हैं। तो अगर के निकालना चाहें तो सी अल्फा प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होता है, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपान सी माइनस सी अल्फा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान सी कॉमन हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो ये एक सी से एक सी कट जाएगा, ये के हो जाएगा। एसिड है तो ये लिख देंगे। तो देखें यहाँ पर के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपान में 1 माइनस अल्फा रहेगा। अब चूंकि वीक एसिड जो होते हैं, जितने भी हमारे कार्बनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, वो सब वीक होते हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेस। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वीक, एसिड आर बेस। तो बहुत वीक होगा तो टूटेगा बहुत कम, तो ये मात्रा बहुत कम होगी अल्फा, तो जायज बात है ये 1 के लगभग ही होगी, तो इसलिए 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर 1 लिख देंगे तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये सी इधर आ जाएगा, तो के अपान सी हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपान सी, वही देखें यहाँ पर लिखा गया। तो कैसे लिखा गया ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। पीछे हम लोग कई बार बता भी चुके हैं आपको। तो अंडर रूट के की वैल्यू दिया है 1 × 10⁻⁻10 अपान कंसंट्रेशन दिया है फिनॉल में, फिनोलेट आयन है ये, इसकी 0.05, तो ये आ गया 4.47 × 10⁻⁵। ये आयन की सांद्रता देखिए, जो अल्फा माने थे वही यहाँ पर दिया गया है। 0.05 मोलर फिनाल के विलयन में फिनोलेट आयन की सांद्रता तथा 0.01 मोलर सोडियम फिनेट आयन विलयन में इसके आयनन की मात्रा ज्ञात करना। तो अभी देखिए हमने सी फिनाल की माना था, जो अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर सी फिनाल का रखना, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपान सी हमारा फार्मूला है था, जो अभी हमने निकाल के बताया। तो फिनाल की रखना है, तो ये फिनाल की है 0.05, तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू 4.47 × 10⁻⁵। अब फिनाल आयन जो है, फिनाल आयन की सांद्रता कितनी होगी, तो इसकी कितनी मानी गई थी सी अल्फा। तो सी अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर ये हम रूट हटा लें, इसको इधर ले आए, तो ये सी अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी हो जाएगा। करके देखिए आएगा। ऊपर सी लाने के लिए देखिए नीचे सी है और ऊपर सी लाना चाह रहे हैं, तो एक सी का इधर गुणा करना पड़ेगा, तभी सी अल्फा इक्वल सी अल्फा आएगा। तो सी अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी होगा। करके देखिए, इसको देखिए रूट हटा देंगे तो इतना ही आ जाएगा। ये रूट हटाएंगे तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, जैसा हमने करके दिखाया था, और ये के ए सी हो जाएगा। तो ये आ गया अंडर रूट के की वैल्यू, सी की वैल्यू हमको पता है 0.05 × 4.47 × 10⁻⁵, तो ये आ गया 2.2 × 10⁻⁶। देखिए हमने ये लिखा था, इसकी सी माना था प्रारंभ में, इसकी 0 0। ये अल्फा भाग अगर टूटेगा, सी का अल्फा भाग अगर टूटेगा तो सी इंटू अल्फा, ये भी सी इंटू अल्फा, तो ये सी माइनस सी अल्फा, इतना होगा। ये लिखा था हमने। तो अगर इसकी निकालना है तो सी अल्फा रहेगी, इसकी भी निकालना है
आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो आयोनाइजेशन आयनन की मात्रा तो सी अल्फा होगी। तो फिनॉल आयन ये है तो इसकी सी अल्फा है तो सी अल्फा निकाला। अब सी अल्फा इक्वल टू के इंटू सी होगा अंडर रूट में, तो ये आ गया 2.2 इंटू 10⁻⁶। अब देखिए ये सी है तो यहाँ पर सी अल्फा क्यों लिखा? मान लीजिए 10% टूटता है, 10% टूट रहा है ये, तो पहले कितना था 100, तो 100 का 10%, तो ये अगर अल्फा है तो C का अल्फा टूट रहा है, तो C कितना है 100, तो 100 का 10%, तो अगर C की जगह 100 लिखते तो 100 गुणे 10% आता। अल्फा 10% है और 100 C है, तो इसीलिए C और अल्फा दोनों। समझ में आया कि नहीं? फिर से समझिए, देखिए C है यहाँ पर, मतलब C का मतलब ये C है, और C का अल्फा भाग टूटता है, तो C गुणे अल्फा टूट रहा है, तो C गुणे अल्फा लिखा है, C अल्फा। समझ में आया होगा क्यों लिखा है। अब आगे देखिए, 0.01 मोलर सोडियम बेंजोएट की उपस्थिति में माना Y मात्रा फिनाइल की वियोजित होती है, तब साम्य पर क्या होगा? अब देखिए 0.05 मोलर फिनाइल था, उसमें 0.01 मोलर सोडियम फिनेट विलेन डाल दिया गया, तो कह रहा है अब आयनन की मात्रा कितनी होगी? तो जायज सी बात है कि सोडियम फिनेट है यानी फिनोल आयन इसमें भी बनेगा, तो इसकी आयनन की मात्रा को कम करेगा। तो जब 0.01 मोलर सोडियम बेंजोएट की उपस्थिति में माना Y मात्रा फिनाइल की वियोजित होती है, तब साम्य पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए सोडियम फिनेट है, ये गलत लिखा है, सोडियम बेंजोएट की जगह फिनेट होना चाहिए, 0.01 मोलर। तो हिंदी वाली बुक में गलत बहुत लिखा है, तो इसको समझ के काम करना है। तो देखिए अगर 0.01 मोलर सोडियम फिनेट डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? इसको देखें, इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। ये देखें C6H5OH प्लस H2O से ये रिवर्सिबल साइन है, C6H5O माइनस प्लस H3O प्लस बन गया। अब प्रारंभ में देखिए क्या होगा, क्योंकि देखिए 0.05 मोलर फिनाल है, तो 0.05 है तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो जितना ये है उतना ही ये भी बनेगा, उतने मोलर। तो इसीलिए प्रारंभ में ही हम लोगों ने इसको 0.05 मान लिया है। अब सांद्रता साम्यावस्था पर इसी का अल्फा गुना होगा, जैसे C अल्फा लिखते थे तो 0.05 का अल्फा गुना, तो यहाँ पर C लिखा, देखिए 0.05 अल्फा का गुणा किया, यहाँ भी C यानी 0.05 लिखा, अल्फा का गुणा किया, और यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल है, तो 1 मोल यहाँ भी है, तो इतना ही इसमें घटा देंगे 0.05 में 0.05 अल्फा। जैसा हम पीछे पढ़ते थे, 1000 बार यही बात बताते चले आए, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसको इस तरह समझिए कि जैसे C6H5OH प्लस H2O, C6H5O माइनस प्लस H3O प्लस, तो इसको C मानते थे, तो इसको 0 प्रारंभ में इनिशियल में, और एट इक्विलिब्रियम में ये C का अल्फा गुना टूटता था, तो C अल्फा, ये भी C अल्फा, क्योंकि 1 मोल है,
तो ये कितना बचा c माइनस सी अल्फा। अब यहाँ पर c बराबर 0.05 है, तो यहाँ पर c की जगह 0.05 माइनस इसी का अल्फा गुना टूटेगा तो ये 0.05 अल्फा होगा, ये भी 0.05 अल्फा होगा और ये घटेगा भी 0.05 अल्फा। क्यों? क्योंकि ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल। देखिए वही चीज तो लिखा है जो हमने लिखा, 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, 0.05 अल्फा, 0.05 अल्फा, वही चीज तो लिखा है। अब देखिए तो C6H5OH कितना हो गया 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, तो ये आ गया 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, कामा में 0.05 मोलर क्वेश्चन में दिया गया है। .05 मोलर फिनाल दिया गया है। इसी प्रकार से C6H5O माइनस कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहले से 0.05 अल्फा है, अब क्या कह रहा है 0.01 मोलर सोडियम फिनेट डाल दिया गया। तो इसका मतलब ये जब सोडियम फिनेट टूटेगा प्लस Na प्लस C6H5O Na रिवर्सिबल का साइन C6H5O माइनस प्लस H प्लस की जगह Na प्लस आ जाएगा। तो जब ये टूटेगा तो देखिए ये आयन ये तो पहले से मौजूद है और 0.01 इसके टूटने से आ जाएगा। तो जो हमारा 0.05 अल्फा है इसमें 0.01 मोलर कंसंट्रेशन जुड़ जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर 0.01 0.05 अल्फा में जोड़ दिया गया और कामा करके लिखा है 0.01 मोलर, चूंकि इसका जो सोडियम फिनेट है इसके टूटने से ये फिनेट आयन है जो इसका कंसंट्रेशन है इतना, तो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इतना और आ गया। अब H3O प्लस कितना है 0.05 अल्फा, तो अब इसमें तो बन नहीं रहा, तो ये जितना पहले है उतना अब भी रहेगा 0.05 अल्फा। अब देखिए सोडियम फिनेट डालने के बाद अब Ka क्या होगा, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये आ गया 0.01 C6H5O माइनस अब यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर 0.01 सिर्फ लिखा है, प्लस का 0.05 अल्फा नहीं लिखा है। क्यों? ये कामा करके इसने इतना लिखा है इसलिए क्योंकि ये अल्फा की वैल्यू चूंकि वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, बहुत कम टूटेगा, तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी, तो ये पूरी इतनी कम होगी कि लगभग इतना ही होगी, इसलिए लगभग में 0.05 मोलर लिख दिया। इसी प्रकार इसमें भी लगभग में 0.01 मोलर लिखा है। ये प्रारंभिक नहीं, ये इसी का लगभग की वजह से इतना लिखा है कि हम इतना रखेंगे, इतना नहीं रखेंगे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी और अंतर बहुत कम पड़ेगा। तो इससे अच्छा इनको हटा के कैलकुलेट करें तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब किया तो ये इतना भर रखा इसका 0.01 इंटू इसका 0.05 अल्फा अपान इसका 0.05, तो सॉल्व करने पे अल्फा आ गया 1 × 10⁻⁸। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो ये देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई और अल्फा ही हमको निकालना था। हिंदी वाली बुक में भी देखे निकाला गया है, हमने इंग्लिश वाली से बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।